नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार पांडे आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल द रोहित क्लासेस में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और साथ ही साथ अगर पॉसिबल है तो आप सभी इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे। ठंड काफ़ी है और इस ठंड में बचना भी बहुत ज़रूरी है, तो आप सभी ठंड से बचने के लिए उन सारे उपाय को करेंगे जिससे कि आप ठंड में सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने झारखंड के ऐतिहासिक परिचय में झारखंड को विशेष किन किन नामों से पुकारा जाता था उसके बारे में देखा था। और आज हम लोग प्रागैतिहासिक काल में झारखंड की क्या स्थिति थी उसके बारे में देखेंगे। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आप सभी धैर्य बनाकर रहेंगे और अंत तक वीडियो को जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज जानेंगे कि प्रागैतिहासिक काल कहते किसे हैं। हम सभी इसमें आज जानेंगे कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है। तो वह काल जिसके लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिसके लिए कोई सोर्स उपलब्ध नहीं है, जिसके लिए कोई प्रूफ नहीं है, बल्कि पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, उसे ही हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यानी कि जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं उस पर ही हम लोगों को पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता है, तो उसे ही हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल को 3 काल में बांटा गया है, आप सभी देख सकते हैं अपने अपने स्क्रीन पर। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। याद रखेंगे, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। और नवपाषाण काल को भी 3 कालों में बांटा गया है, 3 युगों में बांटा गया है। पहला है ताम्रपाषाण काल, कांस्य युगीन काल और लोह युगीन काल। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, ताम्रपाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग में। आगे बढ़ते हैं अब कि पुरापाषाण काल को कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे पुरापाषाण काल के बारे में। तो दोस्तों, पुरापाषाण काल जो है इसका कालक्रम 25 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक है। 25 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक। बहुत ही आसान है, 25 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व तक। और इस काल के लोग जो थे क्या रहते थे, आखेटक रहते थे। आखेटक मतलब क्या होता है, शिकारी। और खाद्य संग्राहक भी हुआ करते थे। ये खाद्य संग्राहक मतलब जो अपने लिए भोजन जमा करके रखते थे। और इस काल में कृषि का कोई ज्ञान नहीं था और पशुपालन भी प्रारंभ नहीं हुआ था। तो इस पॉइंट में हमने 3 चीज देखा। क्या क्या देखा कि इस समय के लोग, पुरापाषाण काल के लोग शिकारी थे, खाद्य संग्राहक थे, कृषि का कोई ज्ञान नहीं था और साथ ही साथ पशुपालन भी आरंभ नहीं हुआ था। और आगे बढ़ते हैं। इस काल में आग की जानकारी हो चुकी थी। आग की जानकारी, फायर की जानकारी हो चुकी थी, परंतु उसका उपयोग कैसे करना होता था ये इस बात की जानकारी नहीं हुई थी। झारखंड में इस काल के अवशेष जो हैं हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। याद रखने की बात यहाँ पर आती है कि हजारीबाग से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार मिले हैं। यहाँ पर टूल्स मिले हैं, पत्थर के टूल्स मिले हैं। अब एक बार शॉर्ट से हम लोग देख लेते हैं पुरापाषाण काल के बारे में। 25 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। शिकारी होते थे, कृषि का ज्ञान नहीं था, पशुपालन नहीं था।
आग की जानकारी हो चुकी थी, लेकिन उसका उपयोग नहीं पता था। और इसके अवशेष जो हैं झारखंड से हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। और साथ ही साथ हजारीबाग से पाषाण कालीन मानव निर्मित पत्थर के औजार मिले हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। तो मध्य पाषाण काल का जो समय है ये 10,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। और साथ ही साथ इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। तो यही रखना है कि पूरा पाषाण काल के बाद कौन सा काल आया, तो मध्य पाषाण काल आया। झारखंड में इस काल का अवशेष दुमका, पलामू, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से भी प्राप्त हुए हैं। फिर आता है नवपाषाण काल। तो इसका कालक्रम जो है ये है 10,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। और इस काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। नवपाषाण काल में इस काल में आग के उपयोग तथा कुम्भकारी यानी कि जो पॉटरी होते हैं, जो कुम्हार लोग होते हैं, मिट्टी का बर्तन बनाना शुरू हो चुका था। साथ ही साथ झारखंड में इस काल के अवशेष रांची, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। और छोटा नागपुर का प्रदेश में इस काल के 12 हस्त कुठार पाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब ताम्रपाषाण काल। तो इसका कालक्रम 4,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। और यह काल हड़प्पा पूर्व काल, हड़प्पा काल तथा हड़प्पा पश्चात काल तीनों से संबंधित है। यानी हड़प्पा जो काल है उसके पहले से, हड़प्पा के काल में और हड़प्पा के बाद के काल से, तीनों से ये संबंधित है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ताम्रपाषाण काल में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, तो पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग आरंभ हो चुका था और इस कारण ही इस काल को ताम्रपाषाण काल कहते हैं। मानव द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु तांबा ही थी। झारखंड में इस काल का केंद्र बिंदु सिंहभूम था। और झारखंड में इस काल का केंद्र बिंदु क्या था, तो वो सिंहभूम था। इस काल में असुर, बिरजिया तथा बिरहोर जनजातियां तांबा गलाने तथा उससे संबंधित उपकरण बनाने की कला से परिचित थे। झारखंड के कई स्थानों से तांबा की कुल्हाड़ी तथा हजारीबाग के बाहरगंडा से तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ताम्र या तांबा युग। तो इस युग में तांबा से निर्मित उपकरणों का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। इस युग में असुर, बिरजिया, बिरहोर जनजाति के द्वारा तांबा के खानों से अयस्क निकालकर व उसे गलाकर विभिन्न उपकरणों का निर्माण किया जाता था। हम सभी जानते हैं कि पहले अयस्क निकलता है और फिर अयस्क से ही तांबा को प्राप्त किया जाता है। कांस्य युग की बात करते हैं। इस युग में तांबे में टीन मिलाकर, देखिए उस समय के लोगों को भी जानकारी थी कि तांबे में टीन मिलाने से कांसा बनता है। तांबे में टीन मिलाने से क्या बनता है, कांसा बनता है। और उससे बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। छोटा नागपुर क्षेत्र के असुर जनजाति जो हैं, झारखंड की अति प्राचीनतम जनजाति जो है, तथा बिरजिया जनजाति को कांस्य युगीन औजार का प्रारंभ करता माना जाता है। अगर प्रश्न आ जाए कि सबसे पहले प्राचीनतम जनजाति कौन है, तो वो असुर थी और बिरजिया थी। और बिरजिया जनजाति तथा झारखंड के जो हैं असुर, वो कांस्य युगीन औजार का प्रारंभ करता माना जाता है उनको। अब बात करते हैं लौह युग की। तो इस युग में लोहा से बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। झारखंड के असुर तथा बिरजिया जनजाति को ही लौह युग से निर्मित औजारों का प्रारंभ करता माना जाता है। असुर तथा बिरजिया जनजातियों ने उत्कृष्ट लौह तकनीक का विकास किया था। इस युग में झारखंड का संपर्क सुदूर विदेशी राज्यों से था और झारखंड में निर्मित लोहे को इस युग में मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था। समझिए कि उस समय कितना डेवलप्ड हो चुका था। और जहां दमिश्क में
इस लोहे से तलवार का निर्माण किया जाता था। दमिश्क में यानी झारखंड से जो लोहा जाता था उसे दमिश्क में भेजा जाता था, मेसोपोटामिया भेजा जाता था और वहां उस लोहे से तलवार का निर्माण किया जाता था। आइए, एक महत्वपूर्ण टेबल है आपके बीच, इसे हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष के बारे में। इसको, जो कि हजारीबाग में है, वहां से पूर्व बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, खुला सूर्य मंदिर, शैल चित्र, दीर्घा प्राप्त हुए हैं। सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से 6ठी शताब्दी में निर्मित बौद्ध मठ के अवशेष, विशेष रूप से बुद्ध की 4 आकृतियों से युक्त एक स्तूप तथा काले भूरे बलुआ पत्थर की सुंदर स्त्री की खंडित प्रतिमा यानी टूटी हुई प्रतिमा प्राप्त हुई है और चीनी यात्री फाहियान द्वारा भी इसका उल्लेख मिलता है। दूध पानी, जो भी झारखंड के हजारीबाग में ही है, यहाँ से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। फिर आगे बात करते हैं दुमदुमा, जो कि हजारीबाग में है, यहाँ से शिवलिंग प्राप्त हुआ है। भवनाथपुर गढ़वा से आखेट शिकार के चित्र, जिनमें हिरन, भैंसा आदि पशुओं के चित्र हैं और प्रागैतिक हास्य काल की गुफाएं व शैल चित्र भी मिलते हैं। तो ये प्रश्न पूछता है कि जो चित्र मिला है भवनाथपुर गढ़वा से, उसमें कौन से जानवर का है? तो आपको याद रखना है हिरन और भैंसा आदि का चित्र प्राप्त हुआ है। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पांडु से 4 पाए वाले पत्थर की चौकी और इसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। साथ ही साथ मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश व तांबे के औजार पलामू से प्राप्त हुए हैं। एक बार फिर से आप सबों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल दी रोहित क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो आइए, पलामू किला से लातेहार से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है। पलामू परमंडल से 3 पाषाण कालों के औजार मिले हैं। बारूडी सिंहभूम से पाषाण कालीन मृद भांड मतलब होता है मिट्टी के टुकड़े, मिट्टी के बने हुए हैं वो, और पत्थर की हथौड़ी, पक्की मिट्टी के मटके मिले हुए हैं। बेनुसागर सिंहभूम से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां मिली है। ध्यान रखने वाली बात है, 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां मिली हुई है। बेनुसागर सिंहभूम से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां मिली हुई है और बोनगरा सिंहभूम से हाथ से बने मृदभांड, पत्थर के मनके, कुल्हाड़ी, वलय प्रस्तर जिसे रिंग स्टोन कहते हैं, सर्कल जैसा रहता है वो, ये सभी चीज प्राप्त हुए हैं। बानघाट सिंहभूम से नवपाषाणकालीन पत्थर, काले रंग का मृदभंड प्राप्त हुआ है। लोहरदगा से प्रागैतिहासिक कालीन कांस्य का प्याला प्राप्त हुआ है। नामकुम रांची से लोहे एवं तांबे के औजार तथा बाण के फलक, फलक मतलब क्या होता है? बाण का अग्रभाग, जो एरो रहता है अग्रभाग, वो प्राप्त हुआ है, इसे फलक कहते हैं। और मुरद से तांबे की सिकड़ी चैन मिली हुई है और कांसे की अंगूठी मिली है। लूपगढ़ी से कब्रगाह के अवशेष, कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण व पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से आदि मानव के निवास के साक्ष्य मिले हैं। ध्यान रखना है नोट में कि इसको के शैल चित्र में दीर्घा नक्षत्र मंडल, अंतरिक्षयान एवं अंतरिक्ष मानव के चित्र अंकित हैं। इसको गांव में बर्फ आयु का गहरा भूमिगत गुफा स्थित है। तो दोस्तों समझिए कि उस काल में कितना डेवलपमेंट हो चुका था कि नक्षत्र मंडल का ज्ञान था उन्हें, अंतरिक्षयान का ज्ञान था और अंतरिक्ष मानव के बारे में भी ज्ञान था, और साथ ही साथ बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा भी वहां पर स्थित मिला है। तो आप सभी ने इतने ध्यान से हमारे वीडियो को देखा, तो आप सबों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लेंगे। आप हमें यूट्यूब पर, टेलीग्राम, फेसबुक पर रोहित क्लासेस के नाम से सर्च करते ही हम आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। और हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है 8294136574,
अगर आप इस नंबर पे हमें हाय हेलो करेंगे तो हम आपको अपने जीरोस क्लासेस के ग्रुप में ऐड कर लेंगे और उसमें लेटेस्ट जानकारियां आप सबों को मिलते रहेगी। आप सभी अपना प्यार इसी तरह बनाए रहें और हमारी वीडियो में लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्यार बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।